welcome to St. Wilfred's Law College online classes. Today we are going to discuss about the order 5th which related to the summon, issue of summon and service of summon. We had discussed in our previous lectures order 5th and section including section 27, 28 and 29. Order 5th contained rule 30 रूल्स हैं ऑर्डर 5th में, जिसमें से हम रूल 1 से लेके 8 तक डिस्कस कर चुके हैं जो रिलेटेड है इश्यूज ऑफ द समन. ऑर्डर 5th इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. One is rule 1 to 8 is issue of summon, and the second part is order rule 9 to rule 30 is service of summon. यानी कि समन को किस तरह से इशू किया जाएगा, कौन इशू करेगा और उसकी तामील किस तरह से होगी, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये दिया गया है ऑर्डर 5th में, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. जिसमें एक रूल 1 से लेके 8 तक इश्यूज़ के बारे में बता रहा है, इश्यूज़ ऑफ समन, और रूल 9 से लेके 30 तक जो बता रहा है वो है सर्विस ऑफ समन. टुडे वी विल डिस्कस the rest of the part of the summon which contain rule 9 to 30. Rule 9 to 30 इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि समन क्या होता है, कौन इसको इशू करता है और इसके अलावा इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं. समन बेसिकली इज़ अ रिटन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो कि जज के द्वारा या किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी जिसको असाइन किया गया है, जिसको अपॉइंट किया गया है, तो उसके द्वारा साइन होते हैं, उसकी सील होती है. और किसके लिए होती है? उस पर्सन के लिए जिसको कि कोर्ट में बुलाया जाना है, पेयर होना है और उसको आंसर देना है. तो समन एक तरह का आदेश है कोर्ट के द्वारा. समन के ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से हैं कि हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर हम कह सकते हैं डिफेंडेंट्स के लिए अगर समन जा रहा है तो हम प्रतिवादी को बुलाने के लिए कि वादी अगर वाद लेकर आया है, उसने सू फाइल किया है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, अगर उसने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कुछ केस फाइल किया है, उसके जवाब में उसका जवाब देने के लिए जब प्रतिवादी को डिफेंडेंट को बुलाया जाता है कोर्ट के आदेश द्वारा तो वो समन कहलाता है. लेकिन इसके अलावा भी समन जारी हो सकता है. हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कराने के लिए बिफोर द कोर्ट के सामने एक डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, या फिर विटनेसेस बुलाने के लिए, या फिर अदर आर्टिकल्स जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड हैं उनको पेश करने के लिए भी समन जारी किया जा सकता है. लेकिन हम कहते हैं कि जो प्लेंटिफ है उसके लिए क्या समन जारी किया जा सकता है? समन जारी किया जा सकता है जबकि सेम डे अगर ऐसा कुछ है तो सेम डे अगर कोई भी प्लेंटिफ को बुलाना है कोर्ट को तो वो ऑर्डर पास करेगा, न कि समन जारी करेगा. लेकिन आफ्टर द डे अगर उसको आगे की डेट देनी है कोर्ट को तो उसको प्लेंटिफ के लिए भी वो डिफेंडेंट की तरफ से समन जारी कर सकता है. नाउ द मोड्स, इसमें जो सर्विस ऑफ समन है इसमें 5 मोड्स हैं, 5 प्रकार दिए गए हैं. द फर्स्ट इज़ सर्विस बाय कोर्ट, जो कि कोर्ट के द्वारा उसकी सर्विस होनी है. और सेकंड मोड इज़ सर्विस बाय प्लेंटिफ. सर्विस बाय मोड में जो है रूल 9 कंटेन है केवल. सर्विस बाय प्लेंटिफ में रूल 9A है जो कि प्लेंटिफ के द्वारा होनी है. फिर है मोड 3 इसका पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस, जिसको व्यक्तिगत रूप से या प्रत्यक्ष रूप से भी सर्विस करवाई जा सकती है, जिसमें रूल कंटेन है रूल 10 से लेके रूल 18 तक. नाउ फोर्थ टाइप्स ऑफ समन मोड्स ऑफ समन इज सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, प्रतिस्थापित तामील कहते हैं हम इसको हिंदी में, विच कंटेन रूल 17, 18, 19 एंड 20. नाउ मोड 5 है सर्विस ऑफ समन इन स्पेशल केसेस, कि जो विशेष मामले हैं उनमें किस तरह से समन की सर्विस की जानी चाहिए. उसमें इंक्लूड्स है 21 से लेके 30 तक. इस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1. Now rule 9 modes 1 सर्विस ऑफ कोर्ट.
सर्विस बाय कोर्ट, रूल 9 सेज समन टू डिफेंडेंट विद इन जुरिडिक्शन, यानी कि ऐसा डिफेंडेंट जो कि जुरिडिक्शन में है कोर्ट के, उसको कुछ किस तरह से समन दिया जाएगा, उसको तामील किस तरह से की जाएगी। या तो कोर्ट के ऑफिसर्स द्वारा जो भी अपॉइंट किया गया है, जो भी जज है, या फिर सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो कि अपॉइंट किया गया है उस अथॉरिटी के द्वारा, तो उसके द्वारा समन दिया जाएगा। समन जब दिया जाएगा तो उसमें विभिन्न जो डिफरेंट उसके मोड्स दिए गए हैं, लाइक कुरियर सर्विसेज, फैक्स, ईमेल, मैसेजेस और एनी अदर मेथड लाइक रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट स्लिप, यानी कि पोस्ट की जाएगी अगर जैसा कोर्ट चाहे, जैसा कोर्ट को कन्वीनियंट लगे, जैसा कि डिफेंडेंट उसके जुरिडिक्शन में है उसके अकॉर्डिंगली वो इन किसी भी टाइप से वो जो सर्विस को समन को सर्विस करवा सकता है। बट एक स्पेशल केसेस आता है कि अगर डिफेंडेंट रिजाइड आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर जो डिफेंडेंट है जो क्षेत्राधिकार के बाहर रह रहा है, जो कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ऑर्डर 7 रूल 9 ये कहता है कोर्ट फी ऑफ समन, यानी कि ऑर्डर 7 रूल 9 एप्लीकेबल होता है कि जब प्लेंटिफ प्लेंट को लिखता है तो उसमें ऑर्डर 7 रूल 9 उसके कोर्ट फ़ी के बारे में बता रहा है कि उसकी कॉपीज़ जितने भी डिफेंडेंट्स होंगे उनको जाएगी प्लेंट की के कॉपीज़, और उसकी जो भी कोर्ट फ़ी होगी उसको पे करनी होगी। जब से वो उसको डिपॉजिट करवाएगा विद इन 7 डेज़ तो सब जो समन इश्यूज़ किए जाएंगे। तो ऑर्डर 7 रूल कह रहा है कि आफ्टर कोर्ट फ़ी पे करने के बाद में डिफेंडेंट जो कि जुरिडिक्शन से बाहर रह रहा है उसको समन की सर्विस करवानी होगी। नाउ द लास्ट, इसी का 4th पॉइंट है कि कोर्ट जब इश्यूज़ कर रहा है कोई भी समन और उसकी सर्विस करवानी है कोर्ट के द्वारा, बट सर्विस नहीं हो पा रही है और सर्विस नहीं होने के कारण न होने पर भी डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर हो जाता है और ये कहता है कि मुझे तो समन की सर्विस हुई नहीं है, समन की तामील हुई नहीं है, मुझे तो समन मिला ही नहीं है। तो इसके लिए जो कोर्ट है वो जस्टिफाई करेगा, वो उसको सेटिस्फाई करेगा कि जो रजिस्टर्ड पोस्ट की गई है एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ में, एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं मिली है, अगर उस पर साइन नहीं हुए हैं, करेक्ट एड्रेस नहीं है, वो नहीं मिली है, तो कोर्ट ये जूम करेगा, मानेगा कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो उसको अवेलेबल है और उसको समन की तरह सर्विस करवाई गई है। यानी कि कोर्ट उसको एज्यूम कर लेगा इस चीज़ को कि भी जो समन है उसकी सर्विस हो गई है, जबकि डिफेंडेंट कोर्ट में खुद अपीयर हुआ है विद एब्सेंस ऑफ करेक्ट एड्रेस और प्रीपेड, अगर उसको पेड नहीं किया गया है या उस पर करेक्ट एड्रेस नहीं डाला गया है। तो रूल 9 बता रहा है कि डिफेंडेंट जब उसकी जुरिडिक्शन में वो रह रहा है तो उसकी समन की सर्विस किस तरह से होगी। ना मोड 2 बता रहा है सर्विस बाय प्लेंटिफ, जो कि रूल 9A में दिया गया है कि कोर्ट प्लेंटिफ की एप्लीकेशन पर भी, प्लेंटिफ के आवेदन करने पर भी जो है वो कोर्ट सर्विस करवा सकता है समन की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दस्ती समन, इसको इंग्लिश में भी दस्ती ही बोलेंगे, दस्ती समन इसको कहते हैं, जिसमें प्लेंटिफ की तरह एप्लीकेशन दी जाती है कोर्ट में और कोर्ट ऑफिसर या अपॉइंटेड जो भी ऑफिसर है, कोर्ट अथॉरिटी जो है उसके द्वारा साइन किए होने चाहिए उस पर और सील होनी चाहिए कोर्ट की। इसके अलावा रूल 16 और 18 एप्लीकेबल होंगे जबकि वो समन की सर्विस की जाएगी। रूल 16 और 18 को हम डिस्कस करेंगे बाद में। नाउ समन जो है अगर कोर्ट ही सेटिस्फाइड कर लेता है कि समन जो डिफेंडेंट के द्वारा रिफ्यूज़ कर दिया गया है, लेने से उसको मना कर दिया गया है, या फिर उस पर साइन नहीं किए गए हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर कि जो दी जानी है उसको, उस पर उसने साइन करने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया है, तो कोर्ट को सेटिस्फाइड होने के बाद में कोर्ट वापस से एप्लीकेशन पर, प्लेंटिफ की एप्लीकेशन पर वापस से री इशू कर सकता है समन। नाउ मोड 3 पर्सनल और डायरेक्ट सर्विसेज, जिसमें व्यक्तिगत रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो भी डायरेक्ट सर्विसेज दी जानी है वो रूल 10 से लेके रूल 18 तक इसमें मेंशन किया हुआ है। रूल 10 बता रहा है मोड्स ऑफ सर्विस। मोड्स ऑफ सर्विस में क्या है कि इसके तरीके क्या होंगे, किस तरह से किया जाएगा, जज के द्वारा या कोई भी जो कोर्ट ऑफिसर है जिसको अपॉइंट किया गया है अथॉरिटी के द्वारा, उसके साइन होंगे, उस पर सील लगी होगी, वही इसका मोड्स होगा। ना रूल 11 कह रहा है सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट, और सेवरल डिफेंडेंट मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं, मोर देन 1 डिफेंडेंट है, वहाँ पर हर डिफेंडेंट को समन सर्विस किया जाएगा।
क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 9 भी ये कहता है कि अगर एक डिफेंडेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली फ़ी लगेगी, अगर सेवरल डिफेंडेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली कॉपीज़ जो भी प्लेंट की है वो समन के साथ जाएगी। तो इतनी कॉपीज़ जितने डिफेंडेंट है उतनी कॉपीज़ जमा कराए और कोर्ट फी उसमें डिपॉजिट करवाए कोर्ट में बाय द प्लेंटिफ। तो ऑर्डर 7 रूल 9 यहाँ पर इस डिफेंडेंट की बात कर रहा है, जितने डिफेंडेंट होंगे उतना ही प्लेंट की कॉपीज़ और साथ में समन इश्यूज़ होंगे जिसकी सर्विस इस डिफेंडेंट पर करवाई जाएगी। नाउ रूल 12, डिफेंडेंट ऑन हिज एजेंट नॉट प्रैक्टिकेबल। जहाँ पर डिफेंडेंट प्रैक्टिकेबल नहीं है, जहाँ पर उस पर एक्सेसिबल नहीं है, उस पर पहुँचा नहीं जा सकता, वो मिल नहीं रहा है या उस पर वो वहाँ पर नहीं है एट प्रेजेंट जब समन सर्विस करवाया जाना है। लेकिन अगर उसका कोई एजेंट है, इसका कोई अभिकर्ता है, तो उस एजेंट पर भी अगर सर्विस समन की जाती है तो ऐसे ही माना जाएगा कि डिफेंडेंट को उसकी सर्विस हो गई है। नाउ डिफेंडेंट रूल 13, डिफेंडेंट एजेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के रिगार्डिंग हम ये कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि रेजिडेंस, कि जहाँ पर वो रह रहा है उसके अकॉर्डिंगली, सेकेंडली कि जहाँ पर वो बिजनेस कर रहा है अपना, और थर्डली पर्सनली वर्क फॉर गेन, जहाँ पर वो किसी भी गेन के लिए, किसी भी प्रॉफिट के लिए पर्सनली कोई काम कर रहा है। तो इन तीनों जगह पर अगर कोई भी ऐसा एजेंट जो उसने अपॉइंट किया गया है, तो बिजनेस की पर्पज़ से अगर उसने कोई एजेंट अपॉइंट किया गया है और वो वहाँ पर उस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो उस एजेंट को अगर सर्विस सबमिट की जाती है, एक्नॉलेजमेंट शीट पर उस एजेंट के साइन करवाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये समझाया जाएगा कि पर्सनली डिफेंडेंट को सर्विस ऑफ समन हो गया है। नाउ रूल 14 इज एजेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है और उसके रिगार्डिंग अगर उसने कोई भी एजेंट नहीं अपॉइंट किया है, लेकिन कोई भी ऐसा पर्सन जो उसके एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है रिगार्डिंग दैट प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट में सू किया गया है, तो उस पर्सन को ही एजेंट मानकर उस पर समन की सर्विस करवाई जा सकती है, जो कि डिफेंडेंट की सर्विस, डिफेंडेंट के बिहाफ पर ही सर्विस मानी जाएगी। नाउ रूल 15 रिगार्डिंग टू द एडल्ट पर्सन, अगर सर्विस ऑफ समन कर रहे हैं और पर्सन जो डिफेंडेंट है वो रेजिडेंस पर नहीं है, अपने निवास स्थान पर नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन जो एडल्ट है, वेदर मेल और फीमेल, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उस पर अगर सर्विस ऑफ समन करवाई जा सकती है। लेकिन इसमें प्रोवाइडेड दिया गया है, एक परंतुक दिया गया है जो अपवाद बता रहा है कि जो सर्वेंट है, जो घर का सर्वेंट है, उसको फैमिली मेम्बर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी एडल्ट पर्सन जिस पर सर्विस ऑफ समन करवाया जा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट वेदर ही इज़ एब्सेंट ऑन दैट टाइम। नाउ रूल 16 एंड 18 जिसको हम यहाँ पर कह चुके हैं, डिस्कस करेंगे हम लेटर ऑन, क्योंकि मोड जो सेकंड है इसमें वो सर्विस बाय प्लेंटिफ बता रहा है और इसमें कहा गया है कि रूल 16 और 18 के रूल्स भी एप्लीकेबल होंगे। अब रूल 16 और 18 कंबाइंड है, उसमें ये कहा गया है कि जब भी कोई सर्विंग ऑफिसर जो सर्विस करवा रहा है, समन की तामील करवा रहा है, समन को सर्विस करवा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि 16 और 18 में जो समन दिया गया है उसमें उसके जो कोर्ट ऑफिसर है उसके साइन और सील तो होंगे, पर जब समन दिया जा रहा है, उसकी सर्विस करवाई जा रही है, तो डिफेंडेंट के साइन एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर, डिफेंडेंट नहीं है तो उसके एजेंट के साइन अगर एजेंट है तो, और एजेंट नहीं है तो एनी अदर पर्सन ऑन दैट बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट के बिहाफ पे कोई भी ऐसा पर्सन है, लाइक एडल्ट पर्सन हम कह रहे हैं यहाँ पे, एडल्ट मेंबर जो कह रहे हैं, तो उनके सिग्नेचर एट द टाइम होने चाहिए। सेकेंडली टाइम मेंशन होना चाहिए। थर्डली उसमें मैनर मेंशन होना चाहिए, किस तरीके से उसको किया गया है, उसको कुरियर किया गया है, उसको फैक्स किया गया है, उसको मेल की गई है या उसको रजिस्टर्ड पोस्ट की गई है विथ एक्नॉलेजमेंट स्लिप, उसके बाद उसको स्पीड पोस्ट की गई है। तो यहाँ पर जो भी तरीका है वो अगर मेंशन किया गया है तो उसके अकॉर्डिंगली सर्विंग ऑफिसर को ये सब चीज़ें उस पर मेंशन की जानी चाहिए कि किस समय पे किस तारीख को ये जो समन सर्विस किया गया है। लेकिन उसमें और भी बातें ऐड की गई है। सपोज़ वहाँ पर कोई भी डिफेंडेंट नहीं है और किसी पर्सन ने उस डिफेंडेंट का एड्रेस बताया है या उस डिफेंडेंट के बारे में बताया है कि वो कहाँ पर मिलेगा या वो नहीं मिलेगा, तो आप इसकी जगह ये जो मेंबर्स हैं, ये इनके फैमिली मेंबर्स हैं या इनका एजेंट है, आप इनके पास जा सकते हैं। तो वह पर्सन जिसने ये ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, तो उस संबंध में पीछे ये भी लिखा जाएगा उस पर्सन का नाम और एड्रेस जिसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग टू द डिफेंडेंट।
और जो सामान जिस तरह से वो तैयार किया जाएगा, जो भी 16 और 18 की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट कर ली जाएगी, तो उसमें जो सामान है वो ओरिजिनली जो सामान है वो डिफेंडेंट को हैंड ओवर किया जाएगा, और जो डुप्लीकेट कॉपी होगी वो सामान की जाएगी कोर्ट के पास में, जो कि सर्विंग ऑफिसर लेकर जाएगा। नाउ रूल मोड जो है वो सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज मोड 1, 2, 3 एंड 4 टाइप्स जो है सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज, जिसको हम कह सकते हैं प्रतिस्थापित तामील। रूल 17, 18, 19 एंड 20। 18 तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 17, 19 एंड 20 कह रहा है। रूल 17 कह रहा है प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड, यानी कि जब डिफेंडेंट किसी भी सामान को लेने से मना कर देता है या फिर वो नहीं मिलता है, उसको नहीं वो जगह पर नहीं है जहाँ पे सर्विस ऑफ सामान की जानी है, तो उसके रिगार्डिंग रूल 17 उस प्रोसीजर को बता रहा है कि तब सर्विस ऑफ सामान किस तरह से की जाएगी। डिफेंडेंट फर्स्ट पॉइंट इसमें ये दिया गया है कि डिफेंडेंट किस किस कंडीशंस में वो नहीं मिलता है और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस पर अगर वो नहीं मिल रहा है तो आगे सेकंड पॉइंट्स में इसका प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरह से उसको सर्विस करवाई जाएगी। अगर डिफेंडेंट या कोई अदर एजेंट या कोई अदर पर्सन जो कि सर्विस ऑफ सामान के टाइम पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर साइन करने से मना कर देता है या फिर सर्विस ऑफ सामान उसको नहीं हो रही है, नहीं मिल रहा है, या सर्विंग ऑफिसर जो डिफेंडेंट की रेजिडेंस पर जाता है उसको वो रीजनेबल टाइम में नहीं मिल पाता है, वो उसको फाउंड नहीं हो पाता है। थर्ड पॉइंट है कि अगर डिफेंडेंट नहीं है और उसका एजेंट भी नहीं है या कोई अदर पर्सन भी नहीं जिसने उसको अपॉइंट किया है, तो इन तीनों के अवेलेबल न होने पर 17 ही बता रहा है उसके सेकंड पार्ट में कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। ये जो मेन है दैट इज़ चस्पा सर्विस, इसको हम कहेंगे 17 में चस्पा सर्विस, यानी कि एफिक्स करना, उस सामान को एफिक्स करना ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर वो बंदा जो डिफेंडेंट है वो रिजाइड कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है या पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है। तो यहाँ पर सर्विंग ऑफिसर के द्वारा उस मोड्स ऑफ सर्विस को सामान को सर्विस किस तरह से करवाई जाएगी कि जहाँ पर कोई भी डिफेंडेंट जो जिसका रेजिडेंस है, जहाँ पर उसका बिजनेस है, जहाँ पर वो पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है, तो उसकी कॉपी जो है एफिक्स की जाएगी सामान की। किस जगह एफिक्स की जाएगी? ऑन द मेन डोर ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द बिजनेस वर्क और द अदर एनी पर्सनल वर्क फॉर गेन, उस पार्ट पर एफिक्स की जाएगी, या फिर एनी अदर एनी कॉन्स्पिक्यूअस मैनर कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर उसको एफिक्स किया जाएगा, चिपकाया जाएगा। इस पूरे प्रोसीजर को हम कहेंगे चस्पा सर्विस, यानी कि जो तामील की गई है वो चस्पा यानी कि चिपका कर की गई है, एफिक्स करके की गई है। फिर रूल 18, यहाँ पर जो सर्विंग ऑफिसर है उसकी क्या ड्यूटी होगी, रूल 18 ये बता रहा है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो चिपकाएगा तो सेकंड कॉपी है उस पर जिसके सामने वो चिपका रहा है उस पर्सन के नेम एड्रेस होंगे, उसके साइन होंगे, टाइम डेट और सब मेंशन होगी उसमें अकॉर्डिंग टू रूल 18। नाउ रूल 19, एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, यानी कि बाय द कोर्ट के द्वारा जब सर्विंग ऑफिसर ने रूल 17 में चस्पा सर्विस कर दी है तो उसको कोर्ट को जाके बताना होगा कि उसने सामान की जो सर्विस कर दी है, तामील कर दी है और किस तरह से की है। उसको ओथ पे, उसको शपथ पे बताना होगा, उसको अदर डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे जिसको वो कोर्ट के द्वारा सेटिस्फाइड करेगा और इंक्वायरी बिठाई जाएगी। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि वास्तव में सामान की सर्विस कर दी गई है ऑन दैट मेथड, तो फिर वो उसको आगे प्रोसीजर में लाएगा। अदरवाइज कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है कि सर्विंग ऑफिसर ने सर्विस प्रॉपरली नहीं की है या डिफेंडेंट को नहीं मिला है, तो फिर वो सेकंड समन भी इशू कर सकता है। नाउ रूल 20, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, इसको भी हम प्रतिस्थापित तामील ही कहते हैं, जो कि कोर्ट की सेटिस्फाइड होने पर है कि कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाता है कि डिफेंडेंट नहीं मिल रहा है या डिफेंडेंट ने सर्विस लेने से मना कर दिया है, सामान को लेने से मना कर दिया है, वो सर्विस को अवॉइड कर रहा है, तो उस पर क्या होगा, कोर्ट का तरीका होगा कि कोर्ट
कोर्ट हाउस पे जहाँ पर वो समन दिया गया है, वहाँ पर जहाँ पर वो स्थान सबके द्वारा देखा जा सके, पढ़ा जा सके, उस स्थान पर वो एफिक्स किया जाएगा समन। उसके अलावा उस डिफेंडेंट के रेजिडेंस पर, उसके बिजनेस वर्क पे या पर्सनली वर्क फॉर गेन जहाँ जिस पार्ट पे वो कर रहा है वहाँ पर उसको किया जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है उसमें जो न्यूज़पेपर है, जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा न्यूज़पेपर में, जो डेली न्यूज़पेपर है जो कि उसकी लोकेलिटी में न्यूज़पेपर आ रहा है, उस न्यूज़पेपर में उसको दिया जाएगा। तो इन सब तरीक़ों से जो भी इफ़ेक्ट होगा वो यही होगा कि जब ये मेथड यूज़ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू 20 कि जबकि डिफेंडेंट अवॉइड कर रहा है सर्विस होने से, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि इन सब से यही सब माना जाएगा कि जिस तरह जैसे कि उसको पर्सनली इसकी सर्विस की गई है, और उसमें टाइम मेंशन होगा कि कब उसको कोर्ट में अपीयर होना है और जो प्लेंटिफ है उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको रिप्लाई करना है। नाउ मोड 5 लास्ट है सर्विस ऑफ समन इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में जो है सर्विस ऑफ समन की जाएगी। रूल 21 सेज सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट resides within the jurisdiction of another court। हमने पढ़ा था यहाँ पे within the jurisdiction of the court, लेकिन जहाँ पर 28 में कह रहा है कि अदर कोर्ट की जुरिडिक्शन में रह रहा है, तो जिस कोर्ट को डिफेंडेंट को भेजना है समन, तो उसकी सर्विस किस तरह से करवाई जाएगी। जो सपोज़ एक्स कोई लोकल जुरिडिक्शन का कोर्ट है जिसके जो डिफेंडेंट है वो वाई अदर कोर्ट की जुरिडिक्शन में रह रहा है, तो एक्स वाई को जो कोर्ट है उसको समन भेजेगा और उसको उसी तरीके से एनी अदर मेथड उसी तरीके से करवाएगा जिस तरह से हाई कोर्ट करवाता है, हाई कोर्ट जो रूल निकालता है। तो रूल 21 में हाई कोर्ट्स के जो मेथड दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो अदर कोर्ट है उसको एप्लीकेबल करना होगा। इसी तरह से रूल 22 है वो प्रेसिडेंसी कोर्ट की बात कर रहा है। प्रेसिडेंसी कोर्ट में भी हाई कोर्ट्स के रूल जो 21 और 22 के लागू होंगे। एंड रूल 23 ड्यूटी एंड रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, यानी कि जो भी रूल 21 और 22 में सर्विंग ऑफिसर उसको सर्विस कर रहा है उसकी ड्यूटी होगी, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा अकॉर्डिंग टू रूल 23 कि किस तरह से उसने समन की सर्विस की है ऑन द आउटसाइड ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। एंड रूल 24 प्रिजन की बात कर रहा है, जेल की बात कर रहा है कि अगर डिफेंडेंट जेल में है तो उसकी सर्विस ऑफ समन किस तरह से की जाएगी। तो वहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज जो ऑफिसर इंचार्ज है वहाँ का जो भारसाधक अधिकारी है उसको समन दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, या एनी अदर मेथड विच इज़ डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे उस मेथड को यूज़ किया जाएगा, वेदर इट इज़ कुरियर, वेदर इट इज़ फैक्स और मेल और मैसेजेस और एनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स, जो भी मेथड यूज़ किया जाएगा वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको किस तरह से सर्विस करवानी है। लेकिन वो किस पर होगी तामील, ऑफिसर इंचार्ज पर, और वो ऐसे मानी जाएगी जैसे कि डिफेंडेंट पर पर्सनली की गई है। नाउ रूल 25 रिजाइड्स आउटसाइड इंडिया एंड हैज़ नो एजेंट, यानी कि उसको इसी तरह से किया जाएगा कि वो हाई कोर्ट ऐसा डिफेंडेंट जो कि भारत से बाहर रह रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहा है, और इसमें 26 और 26 एंड 26A भी इंक्लूड है, इसमें फॉरेन कंट्री के लिए कहा गया है। इसके वही रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा जो कि कोर्ट जो समन भेज रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस कंट्री को समन भेजा जा रहा है अदर कंट्री को, फॉरेन कंट्री को, उससे हमारे पोस्टल कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए। यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल यूके, अगर हम ब्रिटेन में हम ये कोई भी समन की सर्विस करवाते हैं तो उससे हमारे पोस्टल कम्युनिकेशन अच्छे हैं, तो हम उसको फैक्स के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू, कुरियर के थ्रू या फिर मेल या एनी अदर स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या फिर जो भी उसमें है बाय एयर, तो हम जो भी भेजेंगे वो हाई कोर्ट के उसके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन हम उनका पोस्टल कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। Now rule 27 related to the service on civil public officer and on servant of railway commissioner or local authorities, यानी कि उस व्यक्ति पर सर्विस की तामील जो पब्लिक ऑफिसर है या फिर जो रेलवे में ऑफिसर है या फिर जो लोकल अथॉरिटी स्थानीय अधिकारी है उस पर तामील किसी तरह से की जाएगी, जैसे कि HOD जो उस डिपार्टमेंट का HOD है, जो विभाग अध्यक्ष है, उस पर उसकी तामील मानी जाएगी, सर्विस की जाएगी और उसी को पर्सनली मान लिया जाएगा कि जैसे कि उन पर सर्विस
की गई है। नाउ 28 रिलेटेड टू द सर्विस ऑन सोल्जर, सेलर्स एंड एयरमैन, यानी कि रूल 27 में इनको एक्सक्लूड किया गया है जो रूल 28 में दिए गए हैं। 28 में कहा गया है किसी भी सोल्जर, किसी भी सैनिक, कोई भी जो सेलर है, जो भी एयरमैन है, उन पर उनके कमांडिंग ऑफिसर पर डिफेंडेंट की जो सर्विस है, समन ऑफ सर्विस किया जाएगा। कमांडिंग ऑफिसर को वो समन दिया जाएगा। Now rule 29 regarding to the rule 24, 27, 24 about the prisoner about the defendant which is in prison by the commanding officer in charge, रूल 27 HOD और रूल 28 कमांडिंग ऑफिसर। इसके बारे में बता रहा है कि इन तीनों के द्वारा ऑफिसर इंचार्ज, HOD और कमांडिंग ऑफिसर को जब सर्विस कर दी जाती है तो इनके द्वारा इनकी जो ड्यूटीज़ है कि जिसको डिलीवर्ड किया गया है या फिर जिसको सर्विस के लिए भेजा गया है वो किस तरह से वापस कोर्ट को रिप्लाई करेगा, उनकी ड्यूटी है। ड्यूटी ये कहती है कि वो साइन करवाएगा उस पर्सन से जिसके लिए उसकी सर्विस की जानी है। लाइक यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज है जो डिफेंडेंट प्रिजन में है तो डिफेंडेंट के साइन करवाएगा। यहाँ पर सिविल सर्वेंट है, कोई भी रेलवे कमिश्नर है तो वो HOD उसके साइन करवाएगा। और यहाँ पर जो सोल्जर, सेलर और एयरमैन है, कमांडिंग ऑफिसर जिसके रिगार्डिंगली जिस डिफेंडेंट के रिगार्डिंगली समन किया गया है उसके साइन करवाकर उसको मेंशन करके विद एक्नॉलेजमेंट स्लिप कोर्ट को वापस डिपॉजिट करवाएगा, जिससे ये कंफर्म हो सके कि समन की सर्विस प्रॉपर तरीके से हो गई है। और अगर वो इस चीज़ों में फेल हो जाता है, अगर वो सर्विस ऑफ समन नहीं करवा पाता है तो उसको रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट के साथ में उसको रीज़न देने होंगे कि किस रीज़न से वो सर्विस नहीं हो पाई है। ये भी कोर्ट में स्टेटमेंट उसको देना होगा विद एक्नॉलेजमेंट स्लिप। नाउ रूल 30 एंड द लास्ट रूल ऑफ दिस ऑर्डर, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन, यानी कि जहाँ पर समन नहीं दिया जा सकता है। स्पेशल केसेस ये कहता है कि ऐसा जो रेस्पेक्टफुल जॉब्स हैं या जो भी ऑफिसर है जिसको समन भेजना एक तरह से ये माना जाए कोर्ट ने उसको बुलाया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा उसने काम किया है या इसके बिहाफ कोई केस किया गया है। तो रेस्पेक्टफुल जॉब के कारण या ऑफिस के कारण जिस पद पर वो है उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए, उसको देखते हुए उनके समन की जगह कोर्ट एक लेटर भी भिजवा सकता है जिसको समन के रिगार्डिंग ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर 5th जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इशू ऑफ समन एंड सर्विस ऑफ समन। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द सर्विस ऑफ समन विच कंटेन रूल 9 to रूल 13। थैंक यू। at St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.